हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपशिखा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन को आज हम समझेंगे कि मतलब हमको अगर एज अ क्वेश्चन ये फेस करना है तो हम इंट्रोडक्शन, इसके पॉइंट्स, इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ लिखा है, इंट्रोडक्शन, ट्रांसलेशन इज एन आर्ट। ट्रांसलेशन इज एन आर्ट मतलब ट्रांसलेशन एक क्या है, कला है। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन पिक्यूलियरिटीज। ईच लैंग्वेज हैज, हर लैंग्वेज के पास या हर लैंग्वेज की, है ना, एक खासियत होती है। इट्स ओन पिक्यूलियरिटीज, हैज इट्स ओन, हर भाषा की अपनी एक खासियत होती है। पिक्यूलियरिटीज मतलब होता है खासियत। Some rules are only applied to one language, जो ट्रांसलेशन के रूल्स हैं, है ना। some rules, कुछ रूल्स, some rules are only applied to one language, कुछ रूल्स केवल एक लैंग्वेज के लिए अप्लाई होते हैं। while, यद्यपि, other can be used for difficult languages, अदर जो रूल्स हैं और जो दूसरे रूल्स हैं वो कुछ अन्य डिफिकल्ट लैंग्वेजेस, कठिन भाषा के लिए यूज होते हैं, ठीक है। हाउएवर नोइंग दीज रूल्स विल हेल्प अस, जैसा भी है, हाउएवर, है ना, जो भी है, जैसा भी है, हाउएवर या तथापि बोल सकते हैं। हाउएवर नोइंग दीज रूल्स, इन रूल्स का जानना, विल हेल्प अस, हमको सहायता करेगा, है ना, हमें सहायता करेगा। will help us understand how to proceed when translating from one language to other। ये जो रूल्स हम अगर जानेंगे ट्रांसलेशन के रूल्स, तो वो हमें सहायता करेगा हाउ टू प्रोसीड, कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे करें when translating from one language to other, जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, है ना। ट्रांसलेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुवाद। तो ये था इंट्रोडक्शन, है ना। इसके बाद अब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप रूल्स देखेंगे कि ट्रांसलेशन के क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, इसका रूल नंबर 1 है यहाँ पे। वन शुड हैव हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ L1 लैंग्वेज 1 एंड गुड कमांड ऑन दी L2 लैंग्वेज 2। देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि वन शुड हैव हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ L1 लैंग्वेज 1 और L2 लैंग्वेज 2। देखिए लैंग्वेज 1 में वो लैंग्वेज आएगा, है ना, जिसका हमको ट्रांसलेशन करना है, और L2 में वो लैंग्वेज आएगा जिसमें हमको ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। जैसे L1 में मैं हिंदी रखती हूँ और L2 लैंग्वेज 1 में मैंने हिंदी रखा है और L2 लैंग्वेज 2 में मैंने इंग्लिश को रखा है। तो मेरे को हिंदी से अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो मेरे को हिंदी का हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज का हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना, मतलब उसमें समझ होनी चाहिए, उच्च कोटि की समझ होनी चाहिए। और L2 पे मेरी अच्छी कमांड होनी चाहिए, इंग्लिश मेरे को अच्छे से प्रॉपर आना चाहिए, उसमें मेरे को अच्छे से वोकैबुलरी आना चाहिए, उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आना चाहिए। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, हिंदी में इसका उल्टा है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब है। तो ये सारी चीजों को ज्ञान होना चाहिए जब हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ तक देखे थे, we should know the cultural aspect of both the languages। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि हमको ना दोनों लैंग्वेजेस का क्या होना चाहिए, कल्चरल एस्पेक्ट पता होना चाहिए। कल्चरल एस्पेक्ट इन द सेंस कि सांस्कृतिक पहलू क्या है दोनों लैंग्वेज का, हिंदी का सांस्कृतिक पक्ष क्या है, इंग्लिश का सांस्कृतिक पक्ष क्या है। सांस्कृतिक पक्ष से हम ये समझ सकते हैं, जैसे इंग्लिश में हम यू वर्ड है हमारे पास, YOU मतलब होता है तुम और आप, दोनों के लिए हम यू यूज करते हैं, तुम और आप दोनों के लिए ही यू यूज करते हैं। लेकिन हिंदी में हम तुम जो है, जैसे तुम बोलेंगे और तुम्हारा बोल सकते हैं या आपका बोल सकते हैं। जैसे कम इज्जत देना है तो तुम बोलेंगे, ज्यादा लेवल ऑफ इज्जत देना है तो हम क्या करेंगे, आप, ऐसा यूज करेंगे। तो ये कल्चरल एस्पेक्ट है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं।
रूल नंबर 2 पे रूल नंबर 2, ठीक है, वन शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग एंड स्पिरिट ऑफ इंग्लिश पैसेज। देखिए, अभी हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश पैसेज का ट्रांसलेशन करना चाहते हैं अगर हिंदी में, तो इंग्लिश पैसेज की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और वो पैसेज का स्पिरिट हमको समझ में आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिट ऑफ इंग्लिश पैसेज मतलब पैसेज का थॉट क्या है, पैसेज अपने आप में बोलना क्या चाह रहा है, हमको क्या शिक्षा देना चाह रहा है, उसकी आत्मा क्या है, समझ रहे हैं आप। स्पिरिट मतलब होता है आत्मा। वन शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग एंड स्पिरिट ऑफ इंग्लिश पैसेज, ठीक है, समझ गए। we must know the appropriate phraseology to convey the same in the mother tongue। हमको क्या है ना, appropriate phraseology यूज करना है। appropriate मतलब exact, perfect, उचित, है ना। appropriate phraseology मतलब शब्द विन्यास, उचित शब्द विन्यास का प्रयोग करते हुए, है ना, हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। कन्वे द सेम इन द मदर टंग, जब हम मदर टंग में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो वो जो मैसेज देना चाह रहा है, पैसेज का जो थॉट है, जो आइडिया है, जो विचार है, वो हमको एप्रोप्रिएट फ्रेजियोलॉजी, उचित शब्द विन्यास यूज करके हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो ये रूल नंबर 2 हुआ, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट थिंग टू रिमेम्बर इज दैट ट्रांसलेशन इट इज द ट्रांसफर ऑफ मीनिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ मीनिंग होना चाहिए। जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करेंगे, तो अर्थ का हमको ट्रांसलेशन करना है, ना कि शब्द का ट्रांसलेशन करना है। ये चीज याद रखना है हमको। रिमेंबर इज दैट ट्रांसलेशन इट इज द ट्रांसफर ऑफ मीनिंग। ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ मीनिंग है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, एक भाषा से दूसरी भाषा में, है ना। वर्ड टू वर्ड वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन शुड बी इग्नोर्ड। वर्ड का वर्ड में ट्रांसलेशन ये नहीं करना हमको। जैसे हम यहाँ में एक लाइन लिख रही हूँ इंग्लिश में, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये मैंने लिखा, आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर मैं इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करती हूँ तो आई का हो गया मैं, एम का हो गया हूँ, ठीक है। गोइंग मतलब जा रहा, ठीक है, टू स्कूल विद्यालय, मैं हूँ जा रहा विद्यालय, ठीक है। तो ये जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, जो कि हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, तो यहाँ पे कोई भी मीनिंग निकल रहा है क्या। सेंटेंस की परिभाषा में क्या था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सेंस, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन सेंस नहीं मिल रहा है हमको, तो हम इसको अर्थ के साथ ट्रांसलेट करेंगे कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो ये इस प्रकार होगा, ठीक है। मतलब हर लैंग्वेज का सेंटेंस फॉर्मेशन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंग्लिश का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, जैसे यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब गोइंग आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, टू स्कूल आया, ठीक है। तो और हिंदी का इसका उल्टा हो जाता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट आया, फिर विद्यालय जो है वो ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो क्रिया हो रही थी जाने की वो आया। तो हर लैंग्वेज का अपना एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का, वो हमको फॉलो करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन शुड बी इग्नोर्ड, है ना। ये रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन का रूल नंबर 3 था। 4 नंबर देखते हैं, वी मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन बोथ दी लैंग्वेजेस। मैं अभी रूल नंबर 3 में एक चीज़ बताई थी कि हमको क्या है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए।
कि हिंदी में सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है और इंग्लिश में सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देखिए हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब है, हम अभी डिस्कस किए थे, और इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। आगे चलते हैं रूल नंबर 5 पे। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज वेयर nouns do not take on a gender, but in Hindi there are certain rules of gender use। देखिए इंग्लिश इज अ लैंग्वेज वेयर nouns do not take on a gender। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें जो संज्ञा है ना, वो जेंडर के अकॉर्डिंग उसमें हम क्रिया नहीं लगाते, ठीक है। जैसे संज्ञा आपका राम, ठीक है, नाउन है, सीता भी नाउन है। राम गोज लिखा है मैंने, सीता गोज लिखा है मैंने। राम के साथ भी गोज ही लगा है और सीता के साथ भी गोज ही लगा है। राम गोज मतलब राम जाता है, सीता गोज मतलब सीता जाती है, ठीक है। वो हमें खुद को समझ में आ रहा है कि वो हिंदी में वो जा रही है क्योंकि वो लड़की है और राम लड़का ऐसे वो जा रहा है। हिंदी में जाता और जाती ये चेंज हो जाता है भाई। जाता यहाँ पे राम के साथ जाता हो गया और सीता के साथ जाती हो गया। जैसे राम खाता है, सीता खाती है। राम इट्स, इंग्लिश में कोई बोलेंगे राम इट्स, सीता इट्स, राम गोज, सीता गोज, वहाँ पे चेंज नहीं है जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज वेयर नाउन डू नॉट टेक ऑन अ जेंडर, बट इन हिंदी, लेकिन हिंदी में देयर आर सर्टेन रूल्स, निश्चित कुछ नियम है ना, सर्टेन निश्चित रूल्स ऑफ जेंडर यूज, हिंदी में ऐसा नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ रूल नंबर 4 और 5। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 में, ठीक है। रूल नंबर 6 में ऐसा है कि द इंग्लिश हैज 56 लेटर्स while it in 52 in हिंदी। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में आपके टोटल 26 लेटर्स है और हिंदी में 52 हैं, ठीक है। वन इंग्लिश वर्ड कैन ऑफन रिक्वायर मैनी हिंदी वर्ड्स टू से सेम थिंग। एक इंग्लिश का शब्द है, उसको अगर कोई बात, मतलब उसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करते समय बहुत से हिंदी वर्ड आ जाते हैं एक ही इंग्लिश के वर्ड को ट्रांसलेट करते समय, ठीक है। आगे लिखा है कि सिमिलरली समटाइम्स 50 वर्ड टेक्स्ट इन इंग्लिश में नीड 30 वर्ड्स इन हिंदी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है समटाइम्स कि 50 वर्ड टेक्स्ट इंग्लिश का रहेगा, तो उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, कोई पैसेज है 50 वर्ड्स है उसमें, जब हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो 30 वर्ड्स में हो जाएगा। ये एक अप्रॉक्स है ना, ये हिंदी का है, ठीक। तो इस प्रकार से होता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि सीता विल गो टू मार्केट। यहाँ मैंने लिखा सीता विल गो टू मार्केट। अगर मैं काउंट करती हूँ तो 1 2 3 4 5 वर्ड्स हो रहे हैं टोटल इसमें। जब उसमें हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी, सीता बाजार जाएगी, सीता बाजार जाएगी। यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ केवल 3 वर्ड्स में ये सिमट गया है ना। तो ये 50 35 रेशो की वही चीज़ आया, समझ रहे हैं आप लोग। ये इंग्लिश में 5 वर्ड्स से हुआ और हिंदी में 3 वर्ड्स ही लगे। अब इसका उल्टा भी हो जाता है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल हम ले अगर राम ईट्स मैंगो, ठीक है। राम ईट्स मैंगो, इसमें कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड्स हैं। ऐसा हिंदी लिखें तो राम आम खाता है, राम आम खाता है ना। ये 1 2 3 4 वर्ड्स हो गया। तो हिंदी में देखिए यहाँ 4 आ रहा है और इंग्लिश में यहाँ पे 3 आ रहा है। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। रूल नंबर 7, translation should not be done literally but it should be done culturally and according to the feelings। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया, अनुवाद की जो प्रक्रिया है, लिटरली नहीं होना चाहिए। हूबहू ट्रांसलेशन, हमको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है।
कल्चरली एंड अकॉर्डिंग टू द फीलिंग्स। कल्चर मतलब सांस्कृतिक रूप से, भावनाओं के साथ, विचारों के साथ, उसकी प्रकृति मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, जो भी सेंटेंस है या जो भी पैसेज है, अकॉर्डिंग टू दिस हमें ट्रांसलेशन करना है। नंबर 8, वन शुड नो द टेंस स्ट्रक्चर ऑफ बोथ L1 एंड L2। जो भी ट्रांसलेशन करने वाला व्यक्ति है उसको दोनों ही लैंग्वेज का टेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, हिंदी का इंग्लिश में हो रहा है या इंग्लिश का हिंदी में हो रहा है, तो दोनों ही लैंग्वेज के टेंस का स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है और हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेंस स्ट्रक्चर हो गया, मोर और अधिक रूप से रूल्स ऑफ सिंटैक्स, शब्दांश के क्या नियम है ये पता होना चाहिए। कॉनकॉर्ड, नरेशन, कॉनकॉर्ड जो है कर्ता क्रिया का क्या संयोग है, कैसे सब्जेक्ट और वर्ब को हमको लिंक करना है ये हमें पता होना चाहिए। नरेशन कथन है ना, वॉइस चेंज मतलब वाच्य परिवर्तन। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलियरीज, जो सहायक क्रियाएं होती है जो मॉडल के रूप में हमारे पास है, जैसे मे, माइट, शुड, वुड एक्सेट्रा, इनका हमें ज्ञान होना चाहिए। एंड पंक्चुएशन शुड बी नोन, संकेत चिन्ह का जो प्रयोग है। आज हमने देखा कि रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन है ना, कितने रूल्स थे इसका इंट्रोडक्शन क्या था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।